हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग आज से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने किया था। 7 टेस्ट इसके हो चुके थे, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने कर लिए थे और बीच में टेस्ट नंबर 9 भी कराया था जो हिंदी का था। एक टेस्ट छूटा हुआ था, टेस्ट नंबर 8, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 8 है। तो ये जो बचा था पहले इसको कर लेते हैं, टेस्ट नंबर 8 को कर लेते हैं, फिर 9 के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम देखिए दे चुके हैं और जो भी गलतियां रही हैं आप लोगों की अब उसको रिपीट नहीं करना है। यूपी पीसीएस आरओ में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। और ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए अब तक कि हमने हमारे हमारे रिवीजन में गलती रही या फिर हमारे अप्रोच में गलती रही, कहाँ कहाँ गलती हुई ये आपको पता होना चाहिए ताकि उस पर आप काम कर सको। देखिए साहब लोग, इम्प्रूवमेंट का एक बहुत आसान तरीका होता है। इम्प्रूवमेंट का बहुत आसान तरीका होता है गलतियों पे काम करना, जिसको अक्सर लोग क्या है लाइटली ले लेते हैं, गलतियों पे काम ही नहीं करते हैं। और जबकि इम्प्रूवमेंट उसी से होना है। तो सबसे पहले तो जो मिस्टेक्स हुई हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम में, इनको पहले फाइंड आउट करो और फिर उन पर वर्क करो, ठीक है, उन पर काम करो। इन मिस्टेक्स में तमाम चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने करंट अफेयर्स रिवाइज ना किया हो, 2 से 3 बार रीड नहीं किया हो, ठीक से नहीं पढ़ा हो, अप्रोच गलत रहा हो, जीएस का रिवीजन आपसे नहीं हो पाया हो, या आपने बैठ के 2 घंटा मॉक टेस्ट नहीं किया हो। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाते हैं 2 घंटे में, टाइम स्लॉट के अंदर अगर नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे स्पीड नहीं आ पाती है। हो सकता है आपने 100 क्वेश्चन ही किए हों, 105 क्वेश्चन ही कर पाए हों। यानी जो बिगिनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे ये अक्सर गलती होती है। चूँकि मॉक टेस्ट वो नहीं लगाए रहते हैं टाइम के अंदर, तो फिर वहाँ पर स्पीड नहीं आ पाती है, उनके अटैम्प्ट बहुत कम हो पाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है, हम किसी किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। और ये चीज़ इम्प्रूव कैसे होती है? मॉक टेस्ट लगाने से होती है। तो इनमें से जो भी आप लोगों की गलतियां रही हों उन पे आपको काम करना है अब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 8 है यूपी पीसीएस आरओ 2023 के लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूछा है, अभिलेखों के बारे में पूछा है। मैं यहाँ पे इंग्लिश के टर्म्स भी यूज करता रहूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पूछा गया है, इसके कंटेस्ट में पूछा गया है। पहला यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, मैं यहाँ पे जूम कर दूँ क्वेश्चन को ताकि आपको बड़ा दिखे। फिर इनमें से पूछा गया, अशोक के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, मास्की, गुर्जरा और नेटूर से जो प्राप्त अभिलेख हैं, अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवनाम पियदसी कहा गया है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखें आप लोग, किसी का कमेंट आया था कि टेस्ट सीरीज से कुछ फंसा नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये एज इट इज़ क्वेश्चन थोड़ी ना छाप देता है कमीशन टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का पर्पज़ क्या है? जीएस को रिवाइज करना होता है ताकि आपके जो फैक्ट हैं वो रिकॉल हो सकें और जब आपका एग्ज़ाम हो तो वो याद आ सकें और आप उसको सही कर सकें। तो एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को कीजिए, आपको 2-3 यहाँ पे बातें पता चलेंगी। देखिए, एक नाम अशोक है और दूसरा नाम देवनाम पियदसी है। तो किन्हीं किन्हीं इंस्क्रिप्शन में अशोक को अशोक ही बोला गया और बहुत सारे अभिलेख ऐसे भी हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ना लिख के देवनाम पियदसी लिखा हुआ है। इतना क्लियर है। जिसमें से ये जो मास्की हुआ, मास्की में अशोक का नाम अशोक ही उल्लिखित है, गुर्जरा में भी सेम कंडीशन है और नेटूर में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे अशोक का नाम आपको क्या मिलेगा? अशोक ही मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही उल्लिखित है, तो मास्की हुआ, गुर्जरा हुआ, नेटूर हुआ, ये मैं बता दूंगा अभी कहाँ कहाँ पे है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। और इन 3 इंस्क्रिप्शन के अलावा, 3 अभिलेखों के अलावा जो भी इंस्क्रिप्शन हैं अशोक के, वहाँ पे अशोक का नाम अशोक ना मिल के देवनाम पियदसी मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मास्की, गुर्जरा, नेटूर में अशोक को देवनाम पियदसी बोला गया, तो ये बात गलत है। इन तीनों इंस्क्रिप्शन में जो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे अशोक को अशोक ही बोला गया है, ना कि देवनाम पियदसी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मास्की कर्नाटक में है, ठीक है, मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है दतिया, ठीक है, दतिया। और ये जो नेटूर है ये भी कर्नाटक में है। नेटूर के नाम से 2 जगह मिलती हैं, एक है कोच्चि में भी है, ठीक है, ये केरल में भी है और कर्नाटक में है। ये जो इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है ये कर्नाटक में है, नेटूर नाम का ये जो जिला भी है नेटूर के नाम से, तो ये कर्नाटक ध्यान रखें। अगर अशोक के इंस्क्रिप्शन के कंटेस्ट में पूछा जाए नेटूर का है तो कर्नाटक लगाना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मंदसौर अभिलेख जो है इसका संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से है। मंदसौर अभिलेख ये सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख इसको जूनागढ़ का अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं।
कहाँ पे है ये गुजरात में है। और गुजरात में कौन एक्टिव था? गुजरात में रुद्रदामन था, ठीक है, रुद्रदामन, ना कि खारवेल। खारवेल को तो हम लोग पढ़ते हैं, खारवेल को हम लोग पढ़ते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में, है ना। हाथी गुम्फा, ये हाथी गुम्फा कहाँ है बताएंगे? उड़ीसा में है ना। और अगर स्पेसिफिक जगह पूछा जाए तो भुवनेश्वर है, ठीक है। ये जो हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है, रॉक पिलर है, ये मिलता है भुवनेश्वर में। तो तीसरी बात भी गलत होगी यहाँ पे, केवल दो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो सारे ये जो फैक्ट हैं इनको रिकॉल करो और फिर आगे बढ़ो। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमिस्मैटिक्स किसे कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स ये जो है ये सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोला जाता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तीसरा देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ और संहिता है, ठीक है, कोड है और कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, यहाँ पे मैच कराइए। ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से है, ठीक है। और यजुर्वेद हम लोग शतपथ पढ़ते हैं, यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से है। और सामवेद ये पंचविश और छठविश, और अथर्ववेद गौपद, इसको तो पूछा भी है सेपरेटली, अलग अलग पूछा जाता है। ऐत्रेय को कई बार पूछा है, गौपद को कई बार पूछा है, तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, 42 31, ठीक। जो क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि कठिन है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको रिकॉल कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बार बार देखते रहो तो याद हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है। हड़प्पाई शासन व्यवस्था, ये जो हड़प्पाई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में वर्णिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रधान थी। वर्णिक वर्ग, ये जो वर्णिक क्लास की बात हो रही है, तो पहला ये जो कथन लिखा है सही है कि गलत है? वर्णिक वर्ग यहाँ पे यानी व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्यापारी वर्ग। और यहाँ पे हड़प्पाई शासन व्यवस्था की अगर बात करें, सैंधव सभ्यता की बात करें, तो ट्रेड और कॉमर्स यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप था, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स यानी वाणिज्य व्यापार यहाँ पे डेवलप था। और ट्रेड के बारे में पढ़े भी हैं, मिस्र से यहाँ पे ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया से यहाँ से ट्रेड होता था, मिडिल एशिया जो था यहाँ तक यहाँ पे एक्सटेंडेड था ये ट्रेड। तो यहाँ पे इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण और प्रधान था, ठीक है। ये जो व्यापारी वर्ग की भूमिका यहाँ पे निश्चित रूप से प्रधान थी। तो पहली बात तो सही हो गई। कारण में लिखा है हड़प्पावासी वाणिज्य और व्यापार की तरफ अधिक आकृष्ट थे, दूसरी बात भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन कीजिए। 5वें में क्या है? 5वां प्रश्न है, मनुस्मृति में विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? ये विवाह हम लोग 8 प्रकार के पढ़ते हैं। ये देखिए 8 देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत और असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। जिसमें से अभी जो आप देखते हैं, अभी जो विवाह होते हैं हिंदू समाज में, वो कैसा होता है? ज़्यादातर तो ब्रह्म विवाह ही होता है ना, यानी माता पिता लड़का या फिर लड़की खोजते हैं और फिर जिसे हम लोग अरेंज मैरिज बोलते हैं, ये आप इसको अरेंज मैरिज समझिए, ठीक है। अरेंज मैरिज, फादर यानी जो पेरेंट्स हैं वो वर देखते हैं या फिर वधू देखते हैं और फिर विवाह होता है, अरेंज मैरिज होती है, ये ब्रह्म विवाह है। दैव विवाह में यदि लड़की की शादी पुरोहित के साथ होती है, ठीक है, यज्ञ करने वाले जो पुरोहित हैं उनके साथ होती है, तो ये दैव विवाह उसे बोला जाता है। आर्ष विवाह होता था, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ जो है, यज्ञ कार्य हेतु कन्या का विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह में यहाँ पे वर द्वारा कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगा जाता था। बाकी ये जो आपको चार्ट दिख रहे हैं इस तरफ, इनके नाम से ही यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही होगी। असुर विवाह का मतलब होता है कि यदि लड़की के पिता धन लेकर, पैसा लेकर कन्या का विवाह करते हैं, लड़की का विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो ये असुर विवाह होता है। गंधर्व विवाह जो होता है ये होता है लव मैरिज, ठीक है, ये लव मैरिज है। तो ज़्यादा प्रचलन में कौन है? या तो लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह यही सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड भी बना है ना, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो आपको पैशाच विवाह दिख रहा है, इसमें सोती हुई लड़की या फिर कोई लड़की डिस्टर्ब है या फिर विक्षिप्त है, तो उस लड़की के साथ रिलेशन बना के फिर बाद में विवाह करना, ये इस तरह का विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। और राक्षस में तो जान ही रहे हैं, यहाँ पे अगवाही कर लो, लड़की का अपहरण कर लो, उसके बाद शादी करो, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, मनुस्मृति में बताया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, किस एक भारतीय शासक ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एवं एक दार्शनिक की मांग की थी?
ये चीज़ें किसको चाहिए थी? सूखी अंजीर किसको खानी थी? मीठी मदरा, ये डिमांड की थी बिंदुसार ने, ठीक है। बिंदुसार और ये जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, इनमें फ्रेंडली रिलेशन थे, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। तो यहाँ पे एंटियोकस ने सूखी अंजीर तो भिजवा दी थी, मीठी मदरा भी भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया था। दार्शनिक कोई बेचने वाली चीज़ थोड़ी ना है ना, विद्वान लोग हैं, तो मना कर दिया था। चलिए 7वां यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। कथन में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, लूट के लिए गया था। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गौर किस चीज़ पे करता था? पैसे पे ज़्यादा गौर किया इसने, है ना, धन पे। आपने इसकी एक व्यवस्था भी पढ़ी होगी, वस्तुओं का मूल, है ना। वस्तुओं के मूल को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था। तो वस्तुओं का मूल यानी सस्ता इसने किस लिए किया था? वस्तुओं का मूल सस्ता इसलिए किया था ताकि वो अपनी वो सेना को एक्सपेंड कर सके बहुत ज़्यादा। और ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं, है ना। वस्तुओं के मूल्य को कम करने के लिए किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। पर्पज क्या था? सेना को बढ़ाना, सेना का विस्तार करना। तो ये साउथ इंडिया में शासन आसन नहीं करना चाहता था, वो बस लूट के लिए गया था, पैसे के लिए गया था। तो यहाँ पे पहली बात इन्होंने सही लिखी है, ठीक है, स्थापित नहीं करना चाहता था। कारण में लिखा है दक्षिण भारत में जो डायरेक्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, प्रत्यक्ष शासन की स्थापना से सुल्तान को प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। ये बात सही है। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तो प्लेन्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो प्लेन्स पे यानी मैदानों पे शासन करना बहुत आसान है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में क्या है, यहाँ पे टोपोलॉजी अलग ही है बिल्कुल। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पठार है, तो यहाँ पे ये जो शासन करने वाली बात है ये बहुत कठिन है ना। तो ये भी सोचता था अलाउद्दीन खिलजी कि यहाँ पे हम शासन कैसे करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए भी इसका मन नहीं था साउथ इंडिया पे यहाँ पे शासन स्थापित करना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, ये जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में एक वंश खिलजी वंश भी रहा। तो खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा था, ठीक है, सबसे कम खिलजी वंश का रहा था और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का रहा था, ठीक है, तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा रहा था 5 वंशों में। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके पद। एक क्वेश्चन भी पूछा था, है ना, अधिकारी को लेके पूछा गया था पीसीएस प्री में अभी। आरजे ममालिक का संबंध सीधा सैन्य याद रखिए, ठीक है, सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे आरजे ममालिक बोला जाता है। अमीर ए तुजुक जो होता था ये उत्सव के आयोजन का अधिकारी हुआ करता था। अमीर ए हाजिब था दरबारी शिष्टाचार लागू कराता था। और महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेपरेटली भी पूछा है कमीशन ने। महोत्सव का मतलब होता है शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख नहीं होता था। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत बताना था, डी ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न कीजिए। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? इस नदी पर कौन सा साम्राज्य बसा हुआ था? कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर साम्राज्य। और स्थापनाकर्ता कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज में यह भी सीखा था कि इस विजयनगर साम्राज्य को 4 वंशों में डिवाइड किया गया था, है ना, मतलब इस साम्राज्य में 4 वंशों, 4 डायनेस्टी ने काम किया था, जिसमें हम लोग सालू पढ़ते हैं, तुलुक पढ़ते हैं, अराबेडू पढ़ते हैं। चलिए 10वां देखिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों एवं स्थानों के संदर्भ में बताइए। कराइए, मैच कराइए। यहाँ पे वेदांत मठ, गोवर्धन मठ कहाँ पे हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। वेदांत मठ श्रृंगेरी, ठीक है, श्रृंगेरी। और गोवर्धन मठ ये जगन्नाथपुरी। शारदा मठ ये द्वारका हो जाएगा, पश्चिम भारत। और ज्योतिर्मठ ये बद्रीनाथ हो जाएगा। 2143 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये 4 मठों का स्थान भी याद रखें और ये मठ के नाम क्या क्या हैं, तो इस तरफ वाला याद रखें, वेदांत, गोवर्धन, शारदा, ज्योतिर्मठ। तो ये चारों डायरेक्शन में मठ हो जाता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। 11वां है शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियानों के संदर्भ में बताइए। शेरशाह सूरी के बारे में एक मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का जो काल था, शासनकाल था, ये बहुत छोटा था, है ना। शासनकाल बहुत छोटा होने के बाद भी इनके प्रशासन की बहुत तारीफ की जाती है, यानी विशेषताएं पूछी जाती हैं, इनके शासनकाल की विशेषताएं पूछी जाती हैं। क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है शेरशाह सूरी के बारे में, उस क्वेश्चन को ही मैं बता दे रहा हूँ कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य बहुत छोटा होने के बावजूद भी तत्कालीन राजनीति में सूर्यवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी व्याख्या करने के लिए पूछा गया था।
जैसे ही शेरशाह सूरी पढ़ते हैं हम लोग को कालिंजर अभियान जरूर याद आता है, क्योंकि कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मालवा अभियान देखिए, ये 1542 की बात है, ठीक है, ये 41 की बात नहीं है, 1542 में हुआ था ये अभियान। रायसीन अभियान ये 1543, ये सही है। मारवाड़ का अभियान ये 1544 की बात है, ठीक है, 45 की नहीं। ये बहुत क्लोज क्वेश्चन पूछा है, बहुत कठिन हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो याद तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में शेरशाह सूरी के बारे में लिखोगे तो इन अभियान की चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको ईयर याद भी नहीं है, अभियानों के चारों के नाम भी लिख दिए तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कालिंजर अभियान ये 1545 में हुआ था, ठीक है, ये 1544 गलत है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, कालिंजर अभियान 1545, मारवाड़ ये 1544, रायसीन ये 43 और मालवा अभियान 1542। यहाँ पे सही पूछा था तो सही मैच केवल बी है। आगे बढ़ें, चलिए। अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का, इसका नाम बताना है, क्या कहलाता था? संसब बोला जाता था इसे, संसब। जो आज हम लोग पढ़ते हैं 1 तोला, है ना, 1 तोला यानी 10 ग्राम। 10 ग्राम गोल्ड अभी कितने रुपए का चल रहा है? 63,000 रुपये का है। ये जो संसब होता था ये 100 तोले से भी ज़्यादा वजन का होता था, ठीक है, 100 तोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना, यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा है, साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइज में संसब हुआ करता था। और अगर सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो सोने का सिक्का हुआ करता था इसका नाम इलाही था, तो मैं यहाँ पे प्रचलित लिख दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रिवेलेंट कॉइन था सोने का वो इलाही बोला जाता था उसे। और अगर पूछा जाए कि अकबर द्वारा जारी सोने का सिक्का जिसका आकार चौकोर हुआ करता था, चौकोर, वो सिक्का कौन था, उसका नाम क्या था? इसको जलाली बोला जाता था। चलिए, और शेरशाह सूरी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, उन्होंने चांदी का सिक्का भी चलाया था और तांबे का भी सिक्का चलाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। लेकिन नाम इनका जो उस समय पे था, चांदी के सिक्के को बोला जाता था रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है। चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, और तांबे के सिक्कों को बोला जाता था दाम, ठीक है, दाम। ये जो लिखा है ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। हो जाएगा। चलिए, 13वां क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान। अभी इनके द्वारा देखा था हम लोगों ने, शेरशाह सूरी के द्वारा। अब औरंगजेब के द्वारा देख लीजिए, अभियान किस लिए साउथ एशिया में चले थे, साउथ इंडिया में चले थे, आपको भी पता ही चल गया पिछले क्वेश्चन से। ऐसे ही क्वेश्चन को लिंक किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेंस तो देना ही है ना। प्री भी आप लोग पढ़ा कीजिए, फैक्ट भी पढ़ा कीजिए, तो लिंक करके पढ़ा कीजिए, हेल्प होती है आपको मेंस परीक्षा के लिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्रोच रखा कीजिए आप लोग, जब भी प्रीलिम का भी पढ़ा करें। आपकी जो टेंडेंसी है पढ़ने की वो मेंस की तरफ ही इंक्लाइंट होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव मेंस एग्ज़ाम की तरफ रखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो लिंक करने की कोशिश करेगा क्वेश्चंस को, तो वो हेल्प करेगा, आपकी ज़्यादा पकड़ होगी फैक्ट पे। अभियान क्यों चलाए थे ये आपने सीख लिया। वो अपनी सेना को एक्सटेंड करना चाहता था, उसने वस्तुओं के दाम में भी कमी की थी, ये उसके शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खूबी थी। भाई 1 मिनट में आया, ठीक है, वो कचड़े वाली गाड़ी आ गई है, मैं उसको कचड़ा फेंक के आता हूँ गाड़ी में, नगर पालिका वाले आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन अभियानों का नेतृत्व करता कौन था, ठीक है, औरंगजेब का सेनापति किस अभियान में कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, औरंगजेब के बारे में पूछा ना, इनका अगर ये अभियानों की बात करें तो इन्होंने 1660 से साउथ इंडिया में 1660 से 1681 तक ये अभियान चलाए, ठीक, जिसमें से अंतिम अभियान था 1681 वाला। और ये जो अंतिम वाला था इसमें मुखिया ये खुद औरंगजेब थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें खुद औरंगजेब था। और 1707 में हम लोग जानते हैं, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। अगर आपको इतनी बात पता है अगर कि इन अभियानों में जो सबसे अंतिम अभियान था उसमें अंतिम अभियान में खुद औरंगजेब ने नेतृत्व किया था, तो आप इन ऑप्शंस में जिसमें लास्ट में औरंगजेब लिखा हुआ है आपका उत्तर आराम से बन जाता है। एक ही ऑप्शन में औरंगजेब लास्ट में है, आपको कुछ भी नहीं जानना था, इन सब से मतलब ही नहीं था, तब भी आपका काम हो गया था। तो यहाँ पे सीक्वेंस देख लीजिए, शाइस्ता खां, फिर जय सिंह, फिर मुअज्जम, फिर औरंगजेब, ये ऑप्शन करेक्ट है। 14 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ठीक है, ये मुख्य विशेषता हुआ ही करती थी। यहाँ पे क्वेश्चन ये तो जान रहे होगे ना मनसबदारी प्रथा, अब यहाँ पे ये सब डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब आप जान ही रहे होंगे।
पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसबदार, ये जो मनसबदार हुआ करते थे ये मुग़ल शासनकाल में, इनको वेतन कैसे मिलता था। तो ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन जागीर दिख जाता था, एक ऑप्शन नगद यानी कैश में इनको सैलरी कैसे दी जाती थी, जागीर के रूप में या फिर नगद के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, इनको जो सैलरी दी जाती थी नगद के रूप में भी दी जाती थी और जागीर के रूप में भी दी जाती थी। जागीर का मतलब ज़मीन, ठीक है, ज़मीन दे देते थे सैलरी के बदले में, यानी कैश के बदले में ज़मीन भी इनको मिलती थी। तो दोनों ही रूप थे सैलरी के, नगद और जागीर। तो ऐसे याद नहीं रखना है कि सिर्फ जागीर ही मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे वंश ऐसे थे, बहुत सारे डायनेस्टी ऐसी भी थी जहाँ पे कैश के फॉर्म में यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ जागीर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे मुग़ल काल में दोनों ही रूप थे सैलरी के। तो यहाँ पे पहली बात तो सही है। दूसरी, अच्छा यहाँ पे कारण, कथन कारण में है ना क्वेश्चन, कारण में पूछा मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ये बात भी सही है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, एक कारण को, ये सॉरी कथन को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र राज्य है और संस्थापक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हैदराबाद का संस्थापक चिनकलिच खां था, इसको निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कर्नाटक शहादतुल्ला हो जाएंगे, और केरल मार्तंड वर्मा, सॉरी ये अवध टिक कर दिए, केरल मार्तंड वर्मा, और अवध बुरहान उल मुल्क, सी का 3। हो सकता है आपने इस नाम से इनको नहीं पढ़ा हो, बुरहान उल मुल्क के नाम से इनका नाम शहादत खान भी था। ठीक है, शहादत खान। चलिए तो यहाँ पे मिला लेना। ठीक है, 2134 हो जाएगा, 2134। 16 पुर्तगाली वायसराय के संदर्भ में बताइए। ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु शांत जल की नीति का संचालन किया। ये अल्फांसो डी दूसरे नंबर का वायसराय था। ठीक है, और इसने ये जो शांत जल की नीति का संचालन यहाँ पे लिखा है, इसने संचालन नहीं कराया था, इसने इस नीति को ख़त्म कराया था अल्बुकर्क ने। और जो हम लोग पहला वायसराय पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अल्मीडा, है ना, अल्मीडा। तो ये जो शांत जल की नीति थी अल्मीडा की थी, ये पहले वायसराय थे। शांत जल की नीति किसने संचालन किया, अगर पूछा जाए तो अल्मीडा लगा देना, और अगर इसको ख़त्म करने के लिए पूछा जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क लगा देना। चलिए, तो पहली बात गलत होगी ना। दूसरी बात लिखी, नीनो डी कुन्हा जो 1529 में भारत आया था, ने वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है, इसने 1530 में, एक साल बाद, कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ये इसके लिए जाना ही जाता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, केवल पहला गलत है। देखिए इधर आइए, 17वां देखिए। 17वां क्वेश्चन तो ये सब तो यार अब रटे होने चाहिए, है ना। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कर्नाटक वॉर थे, कर्नाटक युद्ध थे, कर्नाटक युद्धों ने तत्कालीन भारतीय राजनीति को किस प्रकार से इम्पैक्ट किया, किस प्रकार से प्रभावित किया। तो आपको लिखना पड़ेगा 100 शब्दों में, 150 शब्दों में। और हम लोग कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं। कर्नाटक वॉर ये जो थी ये 1746 से स्टार्ट होती हैं और 1763 तक रहती हैं। ठीक है, 1763 तक, जिसमें से पहला वॉर जो था वो 1746 से 1748 ना, क्योंकि 48 में संधि हो गई थी एक्सला चैपल की, याद आ रही। इसी संधि के द्वारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर खत्म हो गया था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संधि का नाम, 1748 में संधि हुई थी एक्सला चैपल की। ठीक है, एक्सला चैपल। तो ध्यान रखना है, 48 में पहला कर्नाटक युद्ध खत्म, फिर शुरू हो जाता है एक साल बाद 49 में दूसरा शुरू हो जाता है। तो पहला भी सही मैच है, दूसरा भी सही मैच है, फिर ये दूसरा चलता है 54 तक। ठीक, और 54 तक जब दूसरा चला दिए तो तीसरा भी चला दीजिए। ये 1700 लगातार नहीं स्टार्ट हुआ, फिर ये गैप के बाद हुआ 1758 से लास्ट आपको बताया 1763 ये थर्ड कर्नाटक वॉर था। और बेसिकली ये जो कर्नाटक वॉर थी ये इंग्लिश और फ्रांस के बीच में हुए। ठीक है, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। बाकी जो भारतीय शक्तियाँ थीं वो तो सब इन्वॉल्व थी ही, कुछ पार्टियों की तरफ से फ्रांस थे और कुछ पार्टियों की तरफ से इंग्लिश थे। फिर शुरू हो जाते हैं 1767 से ये एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से हम लोग 4 एंग्लो मैसूर पढ़ते हैं, है ना। और जो अंतिम वाला मैसूर वॉर था उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, और दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखिए तीसरा, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 लिख रहे हैं, तो ये भी सही है।
मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर का यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। पहला मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से, ये 2 साल 69 तक। दूसरा स्टार्ट हो जाता है 1700, ये लगातार नहीं हुए, ध्यान रखना। मैंने जब टेस्ट सीरीज कराई थी बाकी कोचिंग्स की, तब भी मैंने आप लोगों को कई बार यहाँ पे बताया है कि ये लगातार नहीं चले, ध्यान रखना। ये 1780 से सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है और 84 तक चलता है, ठीक है। फिर थर्ड ये जो मैसूर वॉर था ये 1790 से स्टार्ट होता है 92 तक। और चौथा ये 1799, जहाँ पर टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और दूसरे नंबर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी मैच हैं, तो इसका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। हो गया रिवाइज। चलिए 18 देखिए। 18 में क्या है? अंग्रेजों द्वारा अपने उपनिवेश के विस्तार के क्रम में लड़े गए युद्धों एवं की गई संधियों के संदर्भ में बताइए। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 से 1816 तक चला, इसी के साथ क्या चल रहे थे, साथ में लिंक करते चलिए। एंग्लो क्या पढ़ा आपने अभी, एंग्लो मराठा, ठीक है। एंग्लो मराठा ये जो थे ये 1819-20 तक चले थे। और ये जो एंग्लो मैसूर थे तो 1799 में ख़त्म हो गए टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ। तो यहाँ पे कौन बच रहा फिर, एंग्लो मराठा ही यहाँ पे कंटिन्यू है अभी। और सोगोली की संधि को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। ये कभी कभी इतना ही पूछ लेता है कि सोगोली की संधि कब हुई थी, तो ये 1815 याद रखना है। 1815 में सोगोली की संधि से ही पहला नेपाल युद्ध खत्म हुआ था। इसमें बेसिक बातें जो थीं, यहाँ पे अंग्रेज नेपाल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसी समय पर नेपाल में गोरखा जो थे इनकी शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। यहाँ पे सोगोली की संधि के बारे में 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 फैक्ट हैं, ठीक है। 1815 और 1816। अगर पूछा जाए कि सोगोली की संधि मतलब अनुमोदन कब हुआ था, ये रेटिफाई कब हुई थी, तो रेटिफाई 1816 लगाना। और जबकि इसको फॉर्मुलेशन इसका तो 1815 में ही हो गया था। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में पूछे सोगोली की संधि कब हुई थी तो 1816 ही लगाना, ठीक है। 1816, क्योंकि बोर्ड देख रहे हैं आप 1814 से 1816 तक चले, तो जो अंतिम साल होता है उसी साल संधि होती है और उसी संधि के द्वारा युद्ध खत्म होता है। और इस समय पर जो अंग्रेजी लॉर्ड था वो था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स में यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग रिवाइज करते होंगे तो ये हेल्प करेगा। पहली बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखी है। दूसरा है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय एंग्लो बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अब देखिए यही सब चीज़ें हैं। अब बैकग्राउंड में बाइक निकल रही है, अब बुलेट इतना तेज़ चला के जा रहे हैं भाई लोग। यहाँ पे मैं पॉज करूँगा, इसलिए एडिट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो ये 1-1.5 घंटे का बेमतलब का समय जाता है। चलिए मैं यहाँ पे पॉज करके फिर से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और इस पोर्शन को काट दूँगा जो बैकग्राउंड में साउंड दिख रही आ रही है। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, देखिए 1885 क्या याद आ रहा है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस याद आ रही, स्थापना की गई थी ना 1885 में। उस समय पे ये भी पूछा जाता है कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथ में इनके बारे में और भी फैक्ट देखिए। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तत्पश्चात बर्मा का विलय भारत में हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बर्मा का जो विलय था इससे संबंधित कौन था, तो लॉर्ड डफरिन लगा देना। अब यहीं से हम लोग बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। एज इट इज़ तो क्वेश्चन आ नहीं जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन को तोड़ ताड़ के पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए तीसरा स्टेटमेंट है 1839 से 42 में लॉर्ड लिटन के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। देखिए अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी होती तो आपको और कठिन हो जाता है, ये बात सही है कि गलत है, लेकिन उन्होंने साथ में टाइम भी लिख दिया 1839 से 42 में लॉर्ड लिटन। तो अब ये बात तो पता होना चाहिए ना कि लॉर्ड लिटन का समय इतना पहले नहीं था। आपने अभी डफरिन पढ़ा है ना, डफरिन पढ़ा, डफरिन से जस्ट पहले था रिपन, ठीक है, रिपन, और इससे जस्ट पहले था लिटन। तो लिटन का समय इतना भी पहले नहीं था 1839 के समय पे। तो ये बात आप इसी से गलत कर सकते हो। अगर आपको ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये दूसरी बात नहीं भी पता, तब भी पहले यहाँ पे पहली बात से हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर निकाल लिया कि ये बात गलत लिखी है। पहला अफगान युद्ध जो हुआ था और इस समय पे 1839 से 42 के समय पे थे, ये ऑकलैंड थे, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, ना कि लिटन। कर लेंगे। चलिए चौथा है एलनबरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया तथा चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर बनाया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1843 में
सिंध यहाँ पे विलय हो गया अंग्रेजी राज्य में। आपने अभी बर्मा का विलय देखा 1845 में, सॉरी 1885 में, उस समय डफरिन थे, यहाँ पे एलन बरो थे। अगर पूछा जाए कि सिंध के विलय से संबंधित कौन है तो एलन बरो थे। तो यही सब बातें पूछी जाती हैं, याद रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा था, यहाँ पे सही पूछा है, तो तीसरे को निकाल दीजिए, बाकी सब सही है, यानी 1 2 3 सॉरी 1 2 4 हो जाएगा। चलिए 19वां, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही काल अनुक्रम बताइए। सारा रिवाइज करा देंगे लोग। इस बार तो बीसीएस में डेट भी पूछ लिया था, है ना। ईयर तो पता रहते हैं, डेट ही पूछ लिया तो बड़ा खतरनाक पूछा था। किसी में जून की डेट थी, किसी में मई की डेट थी, झांसी में 11 मई लिखा था, है ना, झांसी में 11 मई लिखा था ऑप्शन में। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था ना जिसमें डेट लिखी हुई थी। सतारा 1848 में विलय हो गया था। जैतपुर और संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852। झांसी का विलय हुआ था 1853 में। उसके बाद नागपुर का हुआ, नागपुर के बाद फिर करौली आ जाता है, फिर अवध आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है। सतारा हुआ, बघाट हुआ, यहाँ पर टेबल में देखते रहिए, झांसी हुआ, फिर अवध हुआ, ठीक है। अवध का हम लोग 1856 पढ़ता है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। हम लोग 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट था, इसके जस्ट बाद जो रिवोल्ट हुआ वो नील है, वो नील जानते हैं। और इसके जस्ट पहले जो हुआ वो उसको हम लोग संथाल जानते हैं, है ना। तो ये दो फैक्ट तो हम लोगों को पता है। 1857 से पहले कोई ईयर है तो संथाल लगा देना, बाद का अगर कोई ईयर है जस्ट बाद तो नील लगा देना। जैसे यहाँ पे 1855 और 56 लिखा है नील विद्रोह के आगे, लेकिन आपको पता है कि नील विद्रोह 1857 के बाद हुआ था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। संथाल के बारे में लिखा है, ये 1857 के बाद का ईयर लिख रहे हैं, जबकि ये हुआ था पहले, यानी ये जो उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, नील का इस तरफ है और संथाल का इस तरफ है। हो सकता है वहाँ पे टेबल में मैचिंग ही पूछा हो, तो यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। नील विद्रोह को 2 से मिला दे रहा है, संथाल को 1 से मिला दे रहा है, ठीक। मुंडा विद्रोह हुआ था ये 1900 में, 1899 1900 में, तो इसके सामने भी गलत मैच है, यानी इसका 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह फिर यही बच रहा है 1824 से 29। मान लो बिल्कुल अलग से एक ही क्वेश्चन पूछ ले कि कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह का टाइम क्या था और ऑप्शन में दे दे, तो कितना कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं इससे कभी कभी हेल्प हो जाती है, लेकिन इस बार जो पीसीएस ने मैचिंग में ऑप्शंस डाले भाई नेक्स्ट लेवल के थे, आसान नहीं थे, बहुत कठिन ऑप्शंस को फ्रेम किया, ठीक है। यहाँ तो भाई 2143 हो जाएगा, 2143 डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है।